मैंने राजनीति प्रोफेशन के लिए नहीं की। मैं दूसरी बार विधायक होने के बाद आज भी मैं 9,000 रुपये महीने पे गीता कॉलोनी में किराए पे मकान पे रहता हूँ। अभी भी मैं किराए पे रहता हूँ। मुझे मेरे मित्रों ने और मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने 20,000 रुपये में चुनाव लड़ाया। 20,000 रुपये में चुनाव मैं 13 में लड़ा और 15 में 20,000 में लड़ा और 20 में 20,000 में लड़ा। वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज हम गांधीनगर में खड़े हैं और गांधीनगर के जो लोकप्रिय विधायक हैं उनसे उनकी पर्सनल लाइफ, राजनीति को लेके उनकी अपने परसेप्शंस, राजनीति को लेके कैसे आगे बढ़ना है, क्या संघर्ष उन्होंने किए, आज हम उनसे जानेंगे, उन्हीं से डायरेक्ट बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ की। मैं वेलकम करना चाहूँगा लोकप्रिय विधायक श्री अनिल वाजपेयी जी का। आइए सर, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज मैं आपका अपने चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से। आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सर, आज का जो हमारा ये शो होने जा रहा है, ये आपकी पॉलिटिकल जर्नी, कैसे आपने अपना राजनीति में शुरुआत करी, क्या संघर्ष रहे, वो आज हम इस शो में बात करने जा रहे हैं। सर, मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ आपसे। सर, आपका बचपन कैसा था और फैमिली बैकग्राउंड क्या था? देखिए, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरे ग्रैंडफादर पंडित मुनीश्वर प्रसाद वाजपेयी जी तो स्कूल में हेडमास्टर थे और 42 के आंदोलन में वो जेल गए और स्वतंत्रता सेनानी थे। और जब वहाँ पे जो लोग विभिन्न धाराओं में केस में जब बंद हुए, उन सबको आज भी जब तक वो लोग जीवित रहे पेंशन मिल रही है। मेरे बाबा जी के पास जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के लोग आए, उन्होंने कहा कि पंडित जी, हम आपकी पेंशन बनवाना चाहते हैं और लोग आ रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने एक बहुत अच्छी बात कही, जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ। उन्होंने कहा, हमने देश के लिए कुर्बानी दी है, हमने उसकी कीमत नहीं आकी है और ना हमें उसकी कीमत चाहिए। और ज़िले में 3 लोग ऐसे थे पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कि जिन्होंने पेंशन नहीं ली, उनमें से मेरे ग्रैंडफादर भी थे। फादर मेरे लिमिटेड कंपनी में अकाउंटेंट थे और लेखक भी थे। मेरे फादर, ग्रैंडफादर भी हमारे लिखते थे। और उसके बाद मैं कॉलेज राजनीति में था, मैं चुनाव लड़ा था और संबुल देहा डिग्री कॉलेज से मैं सचिव का चुनाव जीता मैं। उसके बाद प्राइवेट जॉब में भी था, अपना काम भी था। फिर मैं कांग्रेस में शामिल हुआ, कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर, और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश का मंत्री रहा, जिला में महामंत्री रहा और विभिन्न कांग्रेस के पदों पर रहा। इसके साथ साथ मैं दिल्ली में RWA फेडरेशन का प्रेसिडेंट था। संजय कौल जी और हम बहुत से लोग मिलकर RWA के साथ बैनर पे लड़ाई लड़ते हैं। बिजली का आंदोलन एक्चुअल में हम लोगों ने शुरू किया और लड़ाई DRC के अंदर हम लोगों ने लड़ी। तभी उसी दौरान केजरीवाल जी से हमारा संपर्क हुआ। तो DRC में हम लोगों ने शीला दीक्षित से हम लोगों का टकराव हो गया कांग्रेस में रहते हुए मेरा व्यक्तिगत, क्योंकि नई दिल्ली में बिजली के रेट बहुत कम थे और बाकी दिल्ली में बिजली के रेट ज़्यादा थे। तो मैंने मिसेस दीक्षित से कहा, मैंने कहा, दिल्ली के सिटीजन को आप 2 भागों में क्यों बांटना चाहते हैं? और उससे मतभेद बढ़ता चला गया और हम लोगों ने DRC में वहाँ पे अंदर प्रदर्शन किया। हम लोगों ने मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। उस समय केजरीवाल जी भी आ गए थे, विजय गोयल जी भी आ गए थे। लाइव चैनल पे मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो IBN 7 पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप प्रदेश के कांग्रेस के मंत्री हैं और आप अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं कांग्रेस के मंत्री की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ और मुझे RWA के हैसियत से बुलाया गया क्योंकि मैं फेडरेशन का अध्यक्ष था। तो मैंने कहा, उस नाते जो बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है इससे, व्यापारियों को और आम पब्लिक को, तो हम लोग उसके लिए आए हैं। तभी मेरी भेंट केजरीवाल जी से हुई और केजरीवाल जी ने मुझे संपर्क किया।
उसके बाद अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हो गया, हम सब लोग आंदोलन में थे। और जब पार्टी बनी तो उसमें मैं, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, साजिया इल्मी, भाई योगेंद्र यादव जी, शांति भूषण जी माननीय, सब लोग हम लोग साथ थे। और 2013 में मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा। 13 में मैं चुनाव हार गया था क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। तब भी मुझे 18,000 समथिंग वोट मुझे 2013 में पड़ा। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे दोबारा टिकट दिया और मैं 2015 में आम आदमी पार्टी से चुनाव जीत कर आया और विभिन्न पदों पर मैं आसीन था। मैं LNJP का चेयरमैन था, यमुना पार विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन था, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ भी रहा और मुझे राज्य मंत्री का भी दर्जा प्राप्त था। उसके बाद मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में मस्जिद के इमामों को सैलरी लेने पर अरविंद केजरीवाल से टकराव हो गया और उन्होंने हमारे सारे और जो MLA थे उनको बड़ा अब्यूज़ किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने अब्यूज़ किया? हाँ, सभी लोगों को किया, मैं भी सम्मिलित था। मैंने खड़े होकर उनसे ये कहा कि ये गलत है, आप भी MLA हैं और हम भी MLA हैं, जनता ने हमको भी चुना है, आपको भी चुना है। बोले अगर आपको मेरी पार्टी पसंद नहीं है तो पार्टी छोड़ दो। और मैंने 3 मई 2019 को 10 महीने पहले आम आदमी पार्टी की विधानसभा की सत्ता से इस्तीफा दे दिया। और मुझे देश के पूर्व वित्त मंत्री माननीय श्री अरुण जेटली जी ने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और दूसरी बार मैं गांधीनगर से विषम परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे मैं जीत के आया। ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। सर, आपने कांग्रेस में भी रहे, आप आम आदमी पार्टी में भी रहे, आप आज आप BJP से MLA हैं। सर, कांग्रेस और BJP और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियों में BJP आपको क्यों सही लगती है और बाकी 2 पार्टियों में आपको क्यों लगता है कि वहाँ लोग देश हित में नहीं हैं या लोगों के हित में नहीं है? ऐसा क्या विचार है आपके? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले बहुत अच्छी पार्टी थी जी, और आज़ादी के बाद कांग्रेस ही तो थी जी, और कोई राजनीतिक पार्टी बड़ी थी नहीं जी। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पर एक, जैसे जब से बोफोर्स कांड राजीव गांधी के समय में आया तब से कांग्रेस पे कहीं ना कहीं करप्शन का प्रश्न चिन्ह लग गया। अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, लोग यही तो मांग कर रहे थे कि भाई अब लोकपाल का बिल लाइए। लोग यही मांग कर रहे थे कि जो लोग करप्ट हैं उनको मंत्रिमंडल से निकाल दीजिए। तो कांग्रेस ने उन बातों को नहीं सुना और उसका रिजल्ट आ गया कि आज कांग्रेस की जो दुर्गति है आज पूरे देश में, आप समझ लीजिए 1884 में ओके हुई नाम के जिस व्यक्ति ने कांग्रेस बनाई और जिस कांग्रेस को बनाने में हमारे पूर्वजों ने बड़ा योगदान दिया, जेल गए, सब कुछ गए, आज वो कांग्रेस धरातल पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवारवाद पर चल रही है। और आम आदमी पार्टी में भी था, आम आदमी पार्टी में डिक्टेटरशिप थी, 1 मैन पार्टी थी। और अरविंद जी अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो चापलूस लोग हैं और व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक पद बड़ी चीज़ नहीं है, लाइफ में स्वाभिमान बड़ी चीज़ होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है और साफ सुथरी पार्टी है, देश हित की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, तो अच्छी पार्टी है। इसलिए मुझे भी इस पार्टी ज्वाइन करने में आनंद आया और आज मुझे खुशी भी है कि मैं आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल विश्व में, आज मैं उन्हीं की पार्टी का विधायक हूँ। सर, आज आप BJP में हैं। सर, BJP की जो राजनीति है वो बोलते हैं कि BJP लोगों को गिराकर उठती है और पार्टियों से धर्म पे राजनीति करती है या काम की बात नहीं करती, सिर्फ धर्म की बात करती है। इन बातों में सर आपके अपने क्या विचार है? यानी ऐसा नहीं है। देखिए, आज अगर आप मुद्रास्फीति हमारे देश की देख लीजिए तो बढ़ रही है। आज आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई एक करप्शन बता दीजिए। 2014 से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक भी करप्शन बता दीजिए। कांग्रेस के राज में कितने करप्शन हुए और पार्टी जो सत्ता में रही उनके राज में क्या हुए,
ये पूरे देश की जनता जानती है। और जहाँ तक एक वर्ग की आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मेरे क्षेत्र में 38,000 मुस्लिम वोटर भी है, मुझे मुस्लिम वोट भी मिलता है। मेरा कहने का मतलब है, हमारी पार्टी में कभी कोई ऐसा नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हमारी पार्टी सभी वर्गों पर आधारित हमारा राजनीतिक दल है और हमारे यहाँ कोई मनभेद नहीं है किसी की। माननीय मोदी जी सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व हैं। लोग विपक्ष हम पे आरोप लगाता रहता है, क्योंकि जब आदमी कोई सत्ता में होता है, सत्ता की उच्च शिखर पे होता है, तो विपक्ष के लोग तो हमेशा बेबुनियाद बयानबाजी करके आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और पार्टी ने कुछ किया भी है। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? यह जग जाहिर है, कांग्रेस ने खुलवाया। उसके बाद राम मंदिर का बनने का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। फिर कांग्रेस ने पलटी मारी, बोले राम मंदिर हम बनवाएंगे। केजरीवाल जी ने भी राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन जब से अभी राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, केजरीवाल जी भी वहाँ दर्शन करने के लिए गए। आज धारा 370 हमारा एक ड्रीम था। हम लोग, हमारे फादर भी थे, सब लोग पड़ोस में भी सब लोग पूछते थे क्या, बोले देश में धारा 370 नहीं हट सकती, 35 से नहीं हट सकती। आज राम मंदिर बाबरी मस्जिद से बड़ा मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा वो धारा 370 था। आखिर हटाया और बगैर ब्लड रेवोल्यूशन के हटाया है। कोई खूनी क्रांति नहीं हुई कि जो हमने वहाँ पर धारा 370 हटा दी। आज अगर राम मंदिर बना तो राम मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक बना है। तो हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है और बहुत से ऐसे काम हैं देश को हमारे आगे ले जाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और मैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, जब मैं शामिल हुआ तो मुझे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप भाजपा ही की ज्वाइन कर रहे हैं? तो मैं एक बार टेलीविज़न देख रहा था और मेरे फादर लिखते थे, तो एक बार उन्होंने हमको एक आर्टिकल पढ़ाया था। एक बार देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तो बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी भारतवर्ष की, वो एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने गई थी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। ये देश का पहला अवसर था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यूएसए ऐसी राष्ट्रशाली जो देश है, मंच पर खड़े होकर अमेरिका की जनता को संबोधित कर रहे थे और उस देश की शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति नीचे बैठकर माननीय मोदी जी को सुन रहा था। ये हम लोगों के लिए एक गौरव की बात थी। और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी है। और जहाँ तक ये है कि भाई कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आप लोग दूसरों को तोड़ के सरकार में जोड़ तोड़ करते हैं। मैं अगर आज भारतीय जनता पार्टी में गया, उस समय उनके 67 MLA थे, तो मुझे तो किसी ने नहीं तोड़ा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रभावित होकर गया। अगर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन थे? वो तो कांग्रेस में राहुल गांधी के दोस्त थे। आज अगर वो पार्टी में आए तो पार्टी में कुछ डिक्टेटरशिप थी, ऐसी मान्यताएं थी, तभी तो छोड़ के आए। आज हमारे असम के चीफ मिनिस्टर वो भी तो कांग्रेस के हैं। आज अगर वो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के लोग थे। आज बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ कर आ रहे हैं और जो लोग छोड़ के आ रहे हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हम किसी भी दबाव नहीं डालते किसी को। न सरकार तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, सरकारें तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। चाहे वो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार हो और चाहे किसी और दल की सरकार हो, बीजेपी कभी ऐसा काम नहीं करती। सर, जब आपने राजनीति में अपनी रुचि बनाई या राजनीति में आने की सोची और आपने पहला चुनाव लड़ा, तो सर आपके परिवार के लोगों का आपके प्रति क्या वो था कि आपको जाना चाहिए राजनीति में रुचि बनाए रखनी चाहिए या राजनीति से दूर रहना चाहिए? आपका परिवार का क्या वो था इस पर? ये वास्तविकता तो ये है कि मेरी धर्मपत्नी आज तक मुझसे खुश नहीं है। ये वास्तविकता है कि आप MLA क्यों हैं। ये मैं आपसे रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा वाई आर यू एंग्री विद मी, आप मेरे से नाराज क्यों? देखिए, राजनीति में आने के बाद आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चों के लिए कोई समय नहीं। मैं सुबह 8:30 बजे घर से निकलता हूँ। ऑन एवरेज स्कूटी पे सब जगह पूरी कंस्टिट्यूंसी में घूमता हूँ। मेरा चलता फिरता कार्यालय है
एक गाड़ी है जिसके ऊपर हमने चलता फिरता कार्यालय बनाया हुआ अच्छा, है। वाह। और वो मैं हिंदुस्तान देश का पहला विधायक हूँ जिसका हमारे भाजपा के लोगों ने उसका उद्घाटन किया है। जी अब रात को 11 बजे घर पहुँचता हूँ, जी। तो जब घर पहुँचता हूँ तो कई बार जब तक दोनों बेटियाँ रहीं, दोनों बेटी की शादी हो गई, अच्छा, तो वो भी कहती थी पापा क्या बात है, मम्मी घर पे अकेली रहती है, मैं जॉब में टीचर हूँ, मैं चली जाती हूँ, जी मम्मी किसके भरोसे बैठी हुई। तो ये ज़रूरी है कि फैमिली डिस्टर्ब होती है, जी लेकिन ये कि जब बाबा देश की आंदोलन में थे जी। तो कहीं ना कहीं ब्लड जो है वो काम है। करता है। लेकिन अगर आप राजनीति प्रोफेशन के लिए करते हैं जी तो वो गलत है। मैंने राजनीति प्रोफेशन के लिए नहीं की। जी मैं दूसरी बार विधायक होने के बाद जी आज भी मैं 9,000 रुपये महीने पे जी। गीता कॉलोनी में किराए पे मकान पे रहता हूँ। अभी भी अभी भी मैं किराए अभी भी आपका किराए का मकान? अभी भी मैं किराए पे रहता हूँ। अब मैं किसी को कहूँगा कोई नहीं मानेगा विधायक मेरे बन को के। खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मैं एक एमएलए, वो भी बीजेपी के एमएलए से साथ बैठा हूँ, वो किराए पे रहते हैं। इतना असमर्थ कैसे सर? मैं बिल्कुल 100% किराए पे रहता हूँ। और आप भी नहीं हैं, कई लोग जब मैं जीत के आया तो लोग इंटरव्यू करने के लिए आए, उन्होंने पूछा आसपास के लोगों से, जी बोले भाई साहब तो 2011 से किराए पे रहते हैं। तो और तो पॉलिटिक्स मेरा प्रोफेशन नहीं है। सर मकान मालिक को तो बहुत काम पड़ते होंगे आपसे कि मेरे एरिया में मेरा विधायक मेरे यहाँ रहता है। बल्कि उसको खुशी भी होती है। हमने कहा भाई हमारी विधानसभा में सैलरी बढ़ जाएगी तो हम भी एक फ्लैट खरीद लेंगे। तो बोला भाई साहब मेरे ही खरीद लो, यहाँ छोड़ के मत जाइएगा। तो ये होती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति में अगर आप हैं और आप लोगों की सेवा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात मेरे मन को तो ये होता है कि सेटिस्फेक्शन है। और मेरी माँ ये कहती थी कि जीवन में किसी की एक दुआ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और किसी की बद्दुआ आपका जीवन नरक में डाल सकती है। तो मैं तो अपनी माँ के कहे हुए वचनों को 100% करता हूँ और जितनी मेरी तनख्वाह मिलती है मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और ईश्वर की दया से बढ़िया हूँ। और कभी ये भी नहीं रहा कभी जब विधायक नहीं थे तब भी ऐसे थे और विधायक हैं तब भी ऐसे। अच्छा सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन होगा। सर हम देखते हैं आप 2 टर्म के एमएलए रहे हैं, 2015 में आम आदमी से रहे हैं, आज बीजेपी से एमएलए। तो सर जहाँ हवा का रुख होता है, अक्सर लोगों का कहना है जहाँ हवा का रुख होता है उसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें अपनी जो अपनी पर्सनल वो परसेप्शन है लोगों को लेके, इसमें अपना व्यक्तित्व काम नहीं करता, पार्टी की नाम से वोट पड़ता है। इन बातों में सर आप तो 2 टर्म के अलग अलग पार्टियों से एमएलए रहे हैं और दोनों टाइम आप जीते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर कितना फर्क पड़ता है पार्टी के टिकट लाने से? दिल्ली में इस समय जी भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक हैं जी और 10 महीने पहले पार्टी छोड़कर गया जी। और 10 महीने पहले कोई विधायक अपनी विधायकी सारी तनख्वाह जी सुख सुविधा छोड़ के कोई नहीं जाता। जी मेरे पास 2 सरकारी गाड़ियाँ थी, मेरे सरकारी ऑफिस थे, मैं सब कुछ त्याग देकर आया। आम आदमी पार्टी में जब आम आदमी पार्टी में जी स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद मैं जनता के बीच में गया जी और मैंने जनता से कहा जी कि अगर मैंने 4.5 साल जी आप लोगों की सेवा की है जी तो सोचने का प्रश्न आपका है जी और मैंने अगर काम नहीं किया तो हमको वोट मत दीजिएगा। मैंने खुले मन से कहा है। जी मेरे खिलाफ अरविंदर सिंह लवली यहाँ 10 साल के मंत्री थे, जी जी वो तीसरे नंबर पे गए हैं आज। जब मैं 13 में चुनाव लड़ रहा था लोग कहते भाई साहब अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, कोई उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को राजी नहीं होता था। तब मैं 18,000 वोट लेकर गया, 15 में भी मैं जीता। तो मैं जनता के बीच में गया हूँ और अगर आप जनता के बीच में आपका संपर्क है, मेरा ये वाला कार्यालय 4 जगह में और बैठता हूँ, मैं यहाँ नहीं भी हूँ तो अगर 5 बजे तक मेरा ये कार्यालय खुला हुआ है, कोई भी आएगा मेरे यहाँ से निराश होकर नहीं जाएगा। कोई मुझे फ़ोन करता है, मैं मोटरसाइकिल पे बैठा होता हूँ, भाई साहब रुकिए एक मिनट जरा, मैं रुक जाता हूँ, भाई साहब मेरा सीवर ख़राब है, मैं वहीं फ़ोन लेके अधिकारियों को फ़ोन करता हूँ, मौके पे बुलाता हूँ, सफाई वालों को मौके पे बुलाता हूँ। तो जनता मुझसे संतुष्ट है कि आज आंधी थी केजरीवाल की और मैं विषम परिस्थितियों में चुनाव जीत कर आया, धनाढ़ लोगों के बीच में। लवली कई 100 करोड़ के मालिक हैं, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कई 100 करोड़ का आदमी है। मुझे मेरे मित्रों ने
और मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया। जी। और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने 20,000 रुपये में चुनाव लड़ाया। 20,000 रुपये में चुनाव मैं 13 में लड़ा जी। और 15 में 20,000 में लड़ा और 20 में 20,000 में लड़ा। केवल नॉमिनेशन भरने के पैसे मेरी ऑन पॉकेट से गए, बाकी सारे मेरे मित्रों ने और पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ा। लोगों के सहयोग से आपने चुनाव लड़ा। हाँ, तो मेरे लिए ये गर्व की बात हो सकती है और इसलिए मैं जनता का आभारी हूँ। 20,000 में सर बहुत कम ही राशि में आपने बहुत बड़ा जीवन में कुछ हासिल कर लिया। वो भी मेरी धर्मपत्नी ने दिए थे, मैंने कहा खुश हो गए तो। अच्छा, दुखी मन से दिए थे, राजनीति करने खुशी मन से दिए। अच्छा सर, अभी आपने बताया मुझे कि है ना केजरीवाल जी की सरकार में आप पे 2 गाड़ियाँ थी और आज बीजेपी में आप स्कूटी से चल रहे हैं। तो सर केजरीवाल जी कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भटके, उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं लेंगे, हम फ्री मतलब आम आदमी की तरह रोड पे चल के काम करेंगे। केजरीवाल जी पहले वैगनार में चलते थे, जहाँ तक मैंने क्लिप्स देखी है। आज वो उनके साथ काफिला चलता है, उनके सुख सुविधाएं इतनी हैं, उनका घर में बताते हैं 250 करोड़ कुछ खर्च हुए हैं। सर आपका अपनी क्या, आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, आपने अंदर से बेहतर देखा है। सर क्या आपने मना नहीं किया हमारी ये राजनीति नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी जी वो देश लेकर आए थे जी, कुमार भाई, हम, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर जी, पूरे देश से लोग, विदेशों से लोग आए इंडिया वापिस कि यार केजरीवाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं और इतनी बढ़िया बात करते हैं और हमें उनकी पार्टी में सपोर्ट होना चाहिए। लोगों ने बेतहाशा चंदा दिया पार्टी, और वो कहते थे कि जब हम कोई नया काम करेंगे तो हम 70 विधानसभाओं में जनता के पास जाएंगे और उनसे हम पूछेंगे, लोकपाल हम लेके आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने 70 विधानसभाओं में किसी जनता से जाके नहीं पूछा। आज शराब का मुद्दा था, शराब नीति अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपको 70 विधानसभाओं में जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, एक भी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और सारी चीज़ केजरीवाल जी ने ली। और नतीजा ये हुआ, उनसे लोग कटते चले गए। सर कभी राज्यसभा की टिकटों में क्या हुआ, किन किन लोगों को टिकटें बांटी गई, एक आदमी को छोड़ के, जो सारे अखबारों में छपा है, टेलीविज़न पर आया, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और आज उन पर भीषण करप्शन का चार्ज लग रहा है और दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। वो अलग बात है कि दिल्ली की जनता फ्री में 200 यूनिट कर देंगे और पानी फ्री कर देंगे, लेकिन इससे जनता का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भी जनता को ब्राइब देने वाली स्थिति एक तरीके से है। लेकिन दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा क्या है और बाहरी चेहरा क्या है। आज उनसे अपने ही लोग उनसे बिछड़ते जा रहे हैं आज। और अभी मैं 4 दिन पहले कुमार भाई के घर बैठा था, यही बातचीत चल रही थी, तुम हंस रहे थे कि अरे यार वो क्या केजरीवाल था और आज वो केजरीवाल क्या हो गया, और जनता भी इस बात को समझ रही है। सर आपने केजरीवाल जी को शुरू से देखा है, तो आज और जब आपने पहले उनसे मुलाकात पहली दफ़ा की होगी मुलाकात, तो सर उसमें और आज में उनमें कितना बदलाव आ चुका है? वो केजरीवाल जी वैसे ही हैं आज भी नेचर के, या मैं पर्सनली नहीं जानता, हो सकते हैं बहुत अच्छे इंसान हों, क्योंकि मैं कभी मुलाकात हुई नहीं, ना मेरा कभी उनसे कोई वार्तालाप हुआ। तो सर आप उनके साथ रहे हैं, आप उनकी पार्टी में काम कर चुके हैं, तो सर आप बताइए वो उनका क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? वो एक बहुत अच्छे इंसान थे जी, आज भी हो सकते हैं। मेरी मुलाकात कम होती है, विधानसभा के सत्र के दौरान होती रहती है, और अच्छे थे। तभी तो अच्छा व्यक्ति अगर होता है तो अच्छे व्यक्ति के साथ ही तो लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक इतना बड़ा ट्रस्ट था, आप देखिए ना, एकदम नई पार्टी बनाई, 2013 में मुख्यमंत्री बन गए, 15 में बन गए, 20 में बन गए, तो कुछ तो लोगों ने अच्छाई देखी होगी, या जनता दिल्ली की भ्रमित हो गई होगी। मैं तो ये भी मानता हूँ, कई लोग तो हेपटिज्म भी जानते हैं कि आप उनसे बात कहिए तो आपको सम्मोहन शक्ति से अपनी ओर कर लेते हैं, या उनका सम्मोहन मंत्र होगा जिससे जनता उनसे सम्मोहित हो गई है। लेकिन मैं ये जानता हूँ एक अच्छे इंसान थे, और लेकिन अब वो केजरीवाल नहीं है जो वो केजरीवाल अन्ना हजारे आंदोलन के केजरीवाल थे। ये वो केजरीवाल नहीं है जो ये कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूँगा, ये वो केजरीवाल नहीं है जो कहते थे हम बंगला नहीं लेंगे,
ये वो केजरीवाल नहीं है जो कहते थे कि हम कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, बल्कि एक जगह उन्होंने ये भी कहा था कि हम तनख्वाह भी नहीं लेंगे, ये भी उन्होंने बोला था। आज अगर मैं सार्वजनिक जीवन में अगर कोई बात करता हूँ और कल मैं ही उसको करने लगूँ तो मेरे चरित्र में कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र जो है वो देखा जाएगा और लोग देखेंगे। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। सर कभी सदन में आप लोगों का मुलाकात तो होती होगी, ऐसा नहीं है विधायकों की नहीं होती? नहीं, मेरे को मिलते हैं, मेरे को कभी एक बार अभी विधानसभा के सत्र के दौरान मुझे मिल गए, वो भी निकल रहे थे विधानसभा से, मैं भी उनके साथ ही निकल रहा था पीछे पीछे। निकलने का रास्ता और जाने का रास्ता तो विधानसभा में हाल में एक ही है। मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले और लोग पार्टी छोड़ के गए, मुझे उनका कोई गम नहीं है, तुम्हारे लिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि। तो मीडिया वाले भी थे, मैंने कहा आप क्या जनाना चाहते हैं कि मैं आपकी पार्टी में दोबारा चला जाऊँगा? तो मैं बोले नहीं, मैंने कहा, तो हमने कहा मैं आपकी पार्टी में नहीं जाऊँगा, मैं आपकी पार्टी में 67 विधायकों में जब मैं था तो लोग मुझे नहीं जानते थे। आज मैं 62 विधायकों में तुम्हारे हम 8 विधायक जीत के आए हैं तो मुझे पूरा देश जानता है, पूरी पहचान बन रही है। वो हंसने लगे, फिर वो आगे चले गए और उनको भी कहीं ना कहीं मलाल है कि व्यक्ति हमको छोड़ के चला गया। सर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। सर आप बीजेपी में किसी से प्रभावित हैं, किसी की इंस्पिरेशन, किसी को मानते हैं अपनी इंस्पिरेशन, जिसे देख के आप आगे बढ़ते हैं? कि जैसे बच्चे का क्रिकेटर का ड्रीम होता है तो वो सचिन तेंदुलकर को मान लेता है, आप अपनी पार्टी में किसी को अपना आइडल या इंस्पिरेशन मानते हैं? देखिए, मैं अपना आइडियल माननीय नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को मानता हूँ, और मैं देश के पूर्व वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी, जिन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई, मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ। और मैं अरुण जेटली जी को हमेशा मिस करता हूँ। जब मैं विधायक बन गया तब अरुण जेटली जी दुनिया में नहीं थे, लेकिन मैं अरुण जेटली जी का भाषण, अरुण जेटली का इंटरव्यू मैं सारे अखबारों में पढ़ता था और उन्हीं ने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, तो आज मैं उनको भी अपना आइडियल मानता हूँ। सर आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आपका इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। सर जो देश में अब युवा, हमारे जैसे युवा आ रहे हैं, राजनीति में रुचि बना रहे हैं, जो लोग राजनीति में हैं और आगे बढ़ रहे हैं, सर उन्हें आप अपने जर्नी से, अपने संघर्षों से उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उन्हें ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि उन्हें राजनीति अपनी इस तरीके से रखनी है, उसे व्यवसाय नहीं बनाना, उन्हें समाज से? सर आपकी अपनी क्या परसेप्शन है इससे लेके? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ राजनीति एक अच्छी चीज़ है जी। राजनीति के लोगों के ही कारण तो आज और हमारे देश के बड़े सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन सब, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे लोगों के, वीर सावरकर जी, ऐसे बड़े लीडर्स के मैदान में कूदने से, बड़े बड़े व्यापारिक, बिरला ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग थे, वो लोग इस लड़ाई की जंग में कूदे और एक हम लोगों को, देश को नया मार्गदर्शक मिला। तो राजनीति अच्छी चीज़ है, बट मेरा मानना ये है कि आज युवाओं के लिए माननीय मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ विजन लेके आ रहे हैं। आप देखिए रोजगार के भी नए अवसर जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन मैं युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ, राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर राजनीति को अगर आप प्रोफेशन बनाएंगे वो गलत है। अगर आप जेई से पैसा लेंगे तो वो गलत है। अगर आप काम कराने के लिए पैसा लेंगे तो वो गलत है। तो फिर आप राजनीति में मत आइए। आप राजनीति में स्वच्छ, आप लोगों की सेवा करने के लिए आइए, तो आपको मन को संतुष्टि मिलेगी। फिर मेरी माँ का एक शब्द कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, ये एक दुआ किसी की आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और एक बद्दुआ आपको नरक में डाल सकती है। राजनीति आप करिए, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप स्वच्छ राजनीति करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, तो जब रात को आप 11 बजे भी सोएंगे और 12 बजे भी सोएंगे तो प्रभु की याद में आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। कम से कम मेरे साथ तो है। सर अभी आपने, मैं लास्ट प्रश्न था पर ये अभी पर्सनली अभी मेरे को वो हुआ जब आपने कहा कि जेई से पैसा लेंगे तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर मेरे कुछ कलीग्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो सर ऐसे ही बात चली थी, वो नॉन पॉलिटिकल उससे रखते हैं, उनका कोई मतलब नहीं।
पर उनका मानना पॉलिटिक्स को लेके जो उनकी राय थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो कह रहे थे कि ग्रुप में बात चल रही थी, वो कह रहे थे कि नेता कहता है कि मैं पैसा लगा के नेता बनाऊं, तो पैसा क्यों ना लूं। इन बातों में सर कि नेता पैसा लगा के बनता है इसलिए खाता है, इसमें सर आप बताइए कितनी सच्चाई है। देखिए, मैं कह तो रहा हूँ आपसे जी कि मेरी धर्मपत्नी ने मुझे 20,000 रुपये पर चुनाव में दिए। जी मुझे जनता ने चुनाव लड़ाया ना, जी और मैंने, मेरी गांधीनगर में एशिया की रेडीमेड की बिगेस्ट मार्केट है। कोई मार्केट एसोसिएशन का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी से 1 रुपया चंदा लिया, 1 रुपया। बाकी कोई तो जब मैंने चंदा नहीं लिया है जी। तो मैं डरूंगा किसी से क्यों? बिल्कुल मैं गलत काम भी नहीं करूंगा मैं किसी का। बिल्कुल आज अगर मैं किसी से 1 करोड़ रुपये चंदा लेके आऊँगा जी तो मुझसे कहेगा ना, भाई मेरा 2 करोड़ का काम करा दे। बिल्कुल। तो जब मैंने उससे लिए नहीं है तो मेरा कॉलर साफ है, तो मैं उसके दबाव में भी नहीं आऊँगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मगर बहुत से लोग करते हैं, आप अब मैं ये नहीं कह सकता पर हमें फिर बताएगा कौन ये सच है कि नहीं। जनता बताती है वैसे। ठीक है, धन्यवाद सर हमें अपना समय देने के लिए। लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन, आपका धन्यवाद।